नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम शर्मा आर्य जंक्शन पर स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज की कक्षा में मैं आप सभी से चर्चा करने वाला हूं हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद के काल के बारे में। अमूमन हम में से हर कोई जो है केवल इतना ही पढ़ पाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया और उसके कुछ कारण हम देखते हैं, आकस्मिक कारण और क्रमिक हाथ से जुड़े कारणों पर हम बात करते हैं। लेकिन हम में से बहुत कम छात्र ये जानते हैं कि वर्तमान में जो अवधारणा हड़प्पा सभ्यता के बारे में चल रही है तो उसके पतन को न लेकर के हड़प्पा में विनगरीकरण को लेकर के चलती है। अर्थात कि भले ही हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरा बाद में भी विद्यमान रही, जिसके कई पुरातात्विक साक्ष्य हमको भी मिले हैं और उत्तर हड़प्पा काल के बाद कंटिन्यूटी दर्शाने का प्रयास इसमें किया जाता है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के कोर्स में, जहां पर मैं इस पर बहुत चर्चा कर रहा हूं। और ये एक विशेष कक्षा थी जिसको मैं सभी को अवेलेबल भी करवा रहा हूं, ताकि आपको ये पता चले कि हड़प्पा सभ्यता के बाद किस किस क्षेत्र में किस प्रकार से संस्कृति जीवित रही। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, आरपीएससी में आरएस एग्जाम की, स्कूल लेक्चरर ग्रेड 1 में अगर हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ आप तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ साथ अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पर। आरएस जंक्शन के नाम से ऐप डाउनलोड करके आप इसे देख सकते हैं। दरअसल मैं इस पर बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों इस मुद्दे पर जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखते हैं कि ह्रास नहीं हुआ और निरंतरता थी। इस बात को हम समझते हैं कि जो सभ्यता है उसका ह्रास नहीं हुआ था, बल्कि धीरे धीरे विनगरीकरण की प्रक्रिया उसमें देखी गई। कुछ जो नगरीय पद्धतियां थी उनकी समाप्ति हुई, लेकिन जीवन चलता रहा। अचानक से जीवन की समाप्ति यहां पर नहीं हुई। तो पारिस्थितिकी तर्क सिंधु घाटी में मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंधों पर ही केंद्रित है। ह्रास को स्पष्ट करने में आई समस्याओं के कारण विद्वानों ने क्या किया, जब उनको लगा कि ह्रास के जो भी हम सिद्धांत बता रहे हैं वो पूरी की पूरी संस्कृति पर, पूरी की पूरी सभ्यता पर लागू नहीं होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने ह्रास के कारणों की खोज करना ही बंद कर दिया। तो जो विद्वान हमारी सिंधु सभ्यता के बारे में बात करते हैं, उन्होंने अब मना कर दिया कि हम ह्रास के बारे में बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे निरंतरता के बारे में। हम जो है ये देखेंगे कि क्या निरंतर रूप से ये सभ्यता बनी रही। ठीक है। बाद में उन्होंने कहा कि नगरों का ह्रास हुआ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो है परंपरा बनी रही। नगरों में उपयोग होने वाली मोहर, लेखन परंपरा, मृदभांड की जो परंपराएं थी, जो कि एक केंद्र में बनकर के पूरे क्षेत्र में फैल रही थी, वो सभी जो है समाप्त हो गई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र बने रहे। अलग अलग संस्कृतियों को उन्होंने अपना लिया। तो जैसे किसी नगर का, अगर मान लीजिए कोई नगर उजड़ जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि लोग पूरी वहां से खत्म हो जाते हैं, वे कहीं ना कहीं दूसरी जगह विस्तारित हो जाते हैं, या फिर हो सकता है कुछ और लोग आकर के वहां रह लेते हैं। इस तरह से जो है परंपराएं बनी रहती है और इसी बात पर आज की विद्वान भी चर्चा करते हैं। एक प्रश्न मेरे पास है, आईएएस पेपर 2018 में हिस्ट्री ऑप्शनल में ये प्रश्न आया था और मैंने इसका उत्तर बहुत जगह देखने का प्रयास भी किया। वैसे तो मैं ये चेक कर रहा था कि क्या मैं सही जा रहा हूं, तो मैंने देखा कि बहुत से चैनल जो कि आईएएस के लिए पढ़ाते भी हैं, वहां पर भी इस प्रश्न का एक संतुष्टिपूर्ण उत्तर नहीं दिया गया है। प्रश्न था कि पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित सामाजिक और राजनीतिक आयामों का प्रत्यक्ष पता तो नहीं देते हैं, लेकिन वे यह तो बहुत स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता विनगरीकरण के क्रमिक प्रक्रम में से गुजरी थी। प्रश्न पढ़ने में बहुत अजीब सा लग सकता है, आपको ये हो सकता है कि समझ में ही ना आया हो, तो मैं आपको बेसिकली ये समझा देता हूं कि प्रश्न क्या कहना चाहता है। प्रश्न कह रहा है कि हमारे पास जो कोई पुरातात्विक साक्ष्य अर्थात आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, मृदभांड हो चाहे मोहर हो, जिस भी प्रकार के या जो संरचनाएं हमको मिली है, ये हमको कोई जानकारी नहीं देते। किसके बारे में? किसके बारे में? सामाजिक और राजनीतिक आयाम हड़प्पा सभ्यता के पतन। हड़प्पा सभ्यता क्यों नष्ट हुई, इसका कोई सामाजिक और राजनीतिक कारण अगर था तो उसके बारे में कोई जानकारी हमको नहीं मिलती है। लेकिन दूसरी बात ये कहते हैं कि इससे, ये जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, इनसे हमको ये पता चल जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में विनगरीकरण हुआ था। तो पुरातात्विक साक्ष्य ही हमको ये बताते हैं कि हड़प्पा का अचानक से पतन नहीं हुआ, बल्कि इसका विनगरीकरण हुआ था। अर्थात लोगों ने जो है शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया था। शहरों को कुछ समय की अवधि के अंदर लोगों ने छोड़ दिया, शहर वीरान हो गए और धीरे धीरे जो शहरी सभ्यता थी वो नष्ट हो गई। तो इसी चीज पर हमको बात करनी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने देखा ज्यादातर लोगों ने इसका उत्तर किस तरह से दे रखा है। उन्होंने जब इस पर बात की
तो उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण गिना दिए कि हड़प्पा सभ्यता के जो हैं आकस्मिक सिद्धांत, बाढ़ और भूकंप का सिद्धांत क्या था, ठीक है। इसके अलावा बर्बर आक्रमण का जो मार्टिमल वीरर का दिया हुआ सिद्धांत है वो क्या था, ठीक है। इसके बाद में जो अग्रवाल और सूद की जो परिकल्पना है, वर्धित जो शुष्कता की परिकल्पना है, या फिर जो आपकी एक और परिकल्पना है जिसके अंतर्गत नदियों द्वारा जलमार्ग को बदल लिया गया, या पारिस्थितिक असंतुलन, इन सभी के बारे में उन्होंने बात की और अंत में बोल दिया कि इनसे हमें पता चलता है कि विनिग्रीकरण हुआ था। लेकिन वो सही आंसर नहीं है। हमको पहले तो बात करना है उन पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में जो हमको दर्शाते हैं कि यहाँ पर विनगरीकरण होता। विनगरीकरण का मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली जो शहरी सभ्यता की चीजें हैं वो कम होती गई और ग्रामीण सभ्यता ही केवल मात्र बाद में बची। ये विनगरीकरण है। कोई नगरीकरण का मतलब होता है कोई ग्रामीण क्षेत्र जो है वो कुछ ऐसी चीजों को अपनाता है जो नगरों में अमूमन हमको देखने को मिलती है। तो मैंने कोर्स में आपको नगरीकरण के बारे में बहुत बात की थी, कैसे सभ्यता का नगरीकरण हुआ, उसके पीछे कारण क्या हुआ, भाई कैसे अधिशेष उत्पादन बढ़ता है, अधिशेष उत्पादन पर कुछ लोगों का जो है कब्जा हो जाता है, फिर वे अपने आप को उच्च दिखाने के लिए विलासितापूर्वक वस्तुओं का प्रयोग करने लगते हैं, तो बाहर विदेशी व्यापार उनके साथ जुड़ता है, लोग जो है कृषि के अतिरिक्त गतिविधियों में जुट जाते हैं और फिर नगरीकरण होता है। फिर उनकी एक मानक चीजें जो है निर्धारित हो जाती है और वो अलग अलग शहरों में एक जैसी होती है। उन पर हमने बात की थी। तो विनगरीकरण में उल्टा होता है, जो प्रोसेसेस नगरीकरण में शुरू होती है वो विनगरीकरण में एक एक करके खत्म हो जाती है। जैसे केंद्रीकृत शासन खत्म होने लग जाता है, मानकीकरण जो है वो खत्म होने लग जाता है, लेखन का अभाव हो जाता है, मुद्रा का प्रचलन जो है कम हो जाता है, क्योंकि गांवों में तो आज भी वस्तु विनिमय आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा। तो विनगरीकरण जो है वो बिल्कुल नगरीकरण का उल्टा होता है और यही बात हमको पता चलती है इन पुरातात्विक साक्ष्यों से। आपको टीका करना है, टीका का मतलब होता है कमेंट करना है, तो आपको इन बातों पर जो है चर्चा करनी है, हल्की सी डिस्कस करना है, कमेंट करना है कि भैया ये पुरातात्विक साक्ष्य हमको मिलते हैं और इनसे हमको ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का विनगरीकरण हुआ था, क्रमिक रूप से एक एक करके विनगरीकरण हुआ था। तो चलिए मैं इसी जो हमारा ये टॉपिक है कंप्लीट, उसी में इस प्रश्न का आंसर दूंगा। 15 नंबर का ये प्रश्न था, बहुत सिंपली आप इसका आंसर दे पाओगे। चलिए, तो दोस्तों आजकल सिंधु सभ्यता का अध्ययन करने वाले जो नए विद्वान हैं वो इसके हास के कारण नहीं खोजते हैं। 1960 के दशक के बाद मलिक और पोसेल जैसे कुछ विद्वान थे जिन्होंने अपना ध्यान परंपरा की निरंतरता के पहलुओं पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हम कह नहीं सकते, क्योंकि कभी भी अचानक से ऐसी सभ्यता का पतन बहुत विशेष कारणों से ही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमको जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं ऊपरी स्तरों पर, खोज जब हम करते हैं तो ऊपर और नीचे के स्तर, जो निचले स्तर है वो पुराने होते हैं, ऊपर वाले नए होते हैं। तो चूंकि हम बाद वाले काल की बात कर रहे हैं तो ये नए स्तर थे। इन स्तरों पर जब इन्होंने खोज की तो इन्होंने देखा कि वहां पर भी हमको पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो शहर थे उनके नष्ट होने के बावजूद उन क्षेत्रों में कोई न कोई परंपरा विद्यमान रही थी। तो उसमें होने वाले बदलाव का इन्होंने अध्ययन किया और कहा कि कुछ गतिविधियां जो शहरी सभ्यता में देखने को मिलती है वो कम हो रही थी। तो इन्होंने कहा कि इस समय बड़े नगरों की समाप्ति हो रही थी, लेकिन छोटे गांव और कस्बे जो हैं वे लंबे समय तक बने रहे। उत्तर हड़प्पा काल जो है जिसकी शुरुआत हम लगभग 1900 से लेकर के 1800 ईस्वा पूर्व से मानते हैं और ये जाता है आपके 1300-1400 तक, 1300 ईस्वी पूर्व तक। हालांकि हम जो है 1500 ईस्वा पूर्व से वैदिक काल की शुरुआत मानते हैं, लेकिन ये क्रमिक रूप से अलग अलग क्षेत्रों में कुछ इस तरह होता है, क्योंकि आपके हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है वो बहुत लंबे क्षेत्र में फैला हुआ था। वो सिंध के मैदान में भी था, वो बलूचिस्तान में भी था, गुजरात में भी था, हरियाणा में भी था। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बदलाव हमको देखने को मिलते। तो उत्तर हड़प्पा काल के कुछ प्रमुख चरण हमको जो मिलते हैं यहाँ पर, जो हड़प्पा सभ्यता के पतन जिसको हम कहते हैं या विनगरीकरण के बाद में बने रहे, उनमें आपके पहला चरण है कब्रिस्तान एच चरण, ठीक है। लेट हड़प्पन सिमेट्री एच फेज, सब समझा दूंगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। क्या चीजें, बहुत सिंपल सिंपल चीजें, अभी समझ जाओगे आप। दूसरा झूकर सभ्यता बोली जाती है, झूकर कल्चर। तीसरे को हम पीराक चरण बोलते हैं या पीराक कल्चर बोलते हैं। चौथे को हम गांधार कब्र कल्चर या गांधार ग्रेव कल्चर बोलते हैं। और पांचवें को कच्छ एवं सौराष्ट्र संस्कृति या फिर रंगपुर अंचल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दरअसल ये नाम है उन अलग अलग क्षेत्रों के जहां पर हड़प्पा के बाद भी जो है सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। तो मैं आपको चित्र के माध्यम से ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जो हड़प्पा का हमारा कंप्लीट क्षेत्र था, ठीक है, उसमें अलग अलग क्षेत्रों में जिन कल्चर्स का डेवलपमेंट हुआ बाद में, उनमें आप देख सकते हैं
पहला आपका क्षेत्र है यहां पर हड़प्पा जो है, यहां पर आपका सिमेट्री एज कल्चर है, ठीक है। पंचनद वाले क्षेत्र में आपका सिमेट्री एच कल्चर का विकास होता है। दूसरा क्षेत्र आपका जो है वो यहां पर है गांधार ग्रेव कल्चर। तो जो स्वात घाटी है ऊपर वाली, वहां पर आपको गांधार ग्रेव कल्चर मिलता है। ज्यादातर नाम जो है हमेशा जगह विशेष के नाम के आधार पर होते हैं या उसकी भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर। जैसे कि सिमेट्री एच कल्चर नाम किस हिसाब से है, हड़प्पा क्षेत्र में आपको एच ब्लॉक है, ए बी सी डी ई इस तरह से ब्लॉक्स में खुदाई होती है। तो एच ब्लॉक जो है उस ब्लॉक में आपको कुछ शवाधान मिलते हैं। उन शवाधानों के आधार पर, शवाधान मतलब होता है आप किसी को दफनाते हैं ना, उसके आधार पर। तो हमको उस एच ब्लॉक के अंदर जो कल्चर या संस्कृति मिलती है, जो बर्तनों के प्रकार मिलते हैं, उसके आधार पर हम इसको सिमेट्री एच कल्चर बोलते हैं। इसी तरह झूकर नामक स्थान पर जो खुदाई हुई है, जो कि मोहनजोदड़ो से थोड़ा सा उत्तर में है, ठीक है, उस जगह पर आपको जो संस्कृति मिलती है उसको हमने झूकर कल्चर बोल दिया। इसी तरह पीराक, जो कि आपके मेहरगढ़ वाले क्षेत्र में, घाटी क्षेत्र में स्थित था, वहां पर जो आपको कल्चर मिलता है उसको हमने पीरक कल्चर बोल दिया। तो खुदाई जिस जगह होती है उसके आधार पर कल्चर का नाम होता है। और अंत में आपके जो रंगपुर कल्चर है, वो रंगपुर क्षेत्र में और उसके आसपास के क्षेत्र में जो सभ्यता का बदलाव देखने को हमको मिला। जो पहले यहाँ सिंधु सभ्यता हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे रंगपुर कल्चर के नाम से जानी गई, क्योंकि बाद के काल में सिंधु के जो मानक तय थे या जो सिंधु की जो चीजें इन्होंने अडॉप्ट कर रखी थी उनको इन्होंने छोड़ दिया और बाकी क्षेत्रों से इनका बहुत ज्यादा मेलजोल बढ़ा और इनकी सभ्यता संस्कृति में बदलाव आया। कुछ और दूसरी दूर के क्षेत्रों में जो है उसी समय, इसी कालखंड में, ये तो हमारी हड़प्पा के काल क्षेत्र में हो गए, कुछ अन्य क्षेत्रों में नई संस्कृतियां विकसित हो रही थी, जैसे कि आहड़ बनास कल्चर, मालवा क्षेत्र में मालवा कल्चर, और एक और जो कल्चर है वो उसको बोलते हैं ऑकर कलर पोर्ट्री कल्चर या कॉपर होर्ड कल्चर। कॉपर के बहुत से जो हमको है ना ढेर मिलते हैं, ठीक है, तो उन ढेरों पर मैं बात करूंगा अलग अलग क्षेत्रों से। तो अगली क्लासेस में हमारी जो है उन ढेर पर हम चर्चा करेंगे, कैसे कॉपर के अलग अलग ढेर मिलते हैं जो वैदिक काल है उस समय, या जो ताम्र सभ्यताएं जो हमको मिलती है उन पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ओकर कलर पोट्री चित्रित जो गेरू मृदभांड होते हैं वो हमको ताम्र पाषाण सभ्यताओं के जस्ट बाद में मिलना शुरू होते हैं गंगा यमुना के ऊपरी दोआब क्षेत्र में। गंगा यमुना का जो दोआब है वहां पर ये मिलता है। ये अलग अलग है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो ये 5 है, 1 2 3 4 और 5। क्यों? ये सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में ही है। इसका मतलब सिंधु सभ्यता का पूरा पतन नहीं हुआ, सिंधु सभ्यता पूरी नष्ट हो गई, बल्कि वहां पर जो गांव थे वो बचे रहे और शहर जो थे वो नष्ट हो गए थे। तो देखो, पुरातात्विक साक्ष्यों से हमको कोई आक्रमणों के बारे में जानकारी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि ऐसी कोई भी घटना जो है वो साहित्यिक वर्णन में हमको मिलती है। कहीं पर कोई शिलालेख होते, कोई साहित्यिक वर्णन मिलता, तब तो हमें पता चलता, लेकिन यहां से हमको ऐसा पता नहीं चलता है। केवल जो बर्तन मिलते हैं उनमें हो रहे बदलावों के आधार पर हम कहते हैं कि इन्होंने सिंधु सभ्यता को छोड़ दिया और दूसरे कल्चर इन्होंने अपना लिए। तो क्रमिक विनगरीकरण का हमें यहां से पता चलता है। वो कैसे चलता है वो आपको भी पता चल जाएगा। तो ये आपके सिमेट्री एज, स्वात घाटी में आपका जो गांधार ग्रेव कल्चर है उसके बारे में, यहाँ पर मेहरगढ़ क्षेत्र में पीराक कल्चर, फिर झूकर, और नीचे की तरफ आपके रंगपुर सभ्यता। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कब्रिस्तान एच चरण के बारे में। कब्रिस्तान एच चरण आपको कहां पर देखने को मिलता है? ये आपको हड़प्पा जो है उसमें क्षेत्र एच में एक कब्रिस्तान से मिलता है। यहां से जो अवशेष हमको मिले हैं उनकी कार्बन डेटिंग के आधार पर टाइम निकाला गया है 1900 से लेकर के 1300 ईस्वी पूर्व तक का, मतलब जस्ट हड़प्पा सभ्यता के उत्तर काल में या उसके पतन के दौरान। उत्तरी सिंधु घाटी, पंजाब और गंगा यमुना दोआब के कुछ क्षेत्रों में हमको इस संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब पहले आपको पता था ना कि यमुना दोआब तक इसका फैलाव नहीं था, आलमगीरपुर तक हम पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता को, लेकिन इस समय गंगा यमुना दोआब में ये काफी विस्तारित हो गया था। यहाँ पर हमको सेटलमेंट के 3 या 4 स्तर मिलते हैं, अलग अलग लेवल मिलते हैं। तो वही बात है, लगातार बदलाव के चरणों में हमको लेवल मिलते जाते हैं। यहाँ के बर्तनों की खासियत ये थी कि लाल रंग पर चित्रित काले डिजाइनों के साथ ये विशिष्ट चित्रित मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। देखो, इन्होंने कोई ओकर कलर्ड पोट्री उपयोग नहीं की जो कि उससे आगे वाले क्षेत्र में मिलती है। उससे पूर्व में अगर आप गंगा यमुना दोआब में जाओगे उधर हमें ओकर कलर पोट्री की एक अलग संस्कृति मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो हमें संस्कृति मिल रही है वो लाल रंग के बर्तनों पर काले चित्र बना करके काले डिजाइन के साथ में निर्माण करती है। प्रतीकात्मक चित्रकला शैली इसमें ये उपयोग करते हैं, ठीक है। और ये हड़प्पा से अलग है। हड़प्पा में जो बर्तन उपयोग किए जाते थे वो थोड़े अलग प्रकार के थे। उनका जो बेस होता था लाल काले रंग का होता था और उसके साथ साथ हल्के
पीला पीला या गुलाबी इस तरह का रंग उसमें हुआ करता था, ठीक है, धूसर थोड़ा सा हल्का अलग कलर होता था। यहाँ पर इन्होंने अलग कलर के बर्तन उपयोग करना शुरू कर दिया था, जो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, ना ही उसकी डिजाइन मिलती है हड़प्पा सभ्यता से। तो हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में कुछ और लोग जो है आकर बस गए थे और लोग यहाँ पर रहने लगे थे। उत्तर हड़प्पा काल के दौरान जो महत्वपूर्ण परिवर्तन यहाँ पर हुआ वो था सिंधु घाटी और उत्तर पश्चिम के साथ साथ तटीय दक्षिण क्षेत्रों में भी लंबी दूरी का व्यापार समाप्त हो गया। मतलब सबसे पहले पतन हुआ व्यापार का। व्यापार के पतन का हमें कैसे पता चलता है कि दोस्तों अभी तक जो हमारी वस्तुएं दूर दूर के क्षेत्रों में समान रूप से पाई जा रही थी वो मिलना बंद हो जाती है। मतलब जैसे सिमेट्री एज की हम बात करें तो ये केवल हड़प्पा क्षेत्र में ही मिलता है। केवल हड़प्पा जो है उसके आसपास के क्षेत्र में आपको रोपड़ तक और गंगा यमुना दोआब तक ही मिलता है, पंजाब वाले क्षेत्र में। बाकी सिंध में, बलूचिस्तान में और इन क्षेत्रों में इसकी कोई उपलब्धता नहीं है। जबकि हड़प्पा सभ्यता के बर्तन हमको पूरे क्षेत्र में मिले थे, चाहे वो हमारा राजस्थान हो, गुजरात हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, हर एक क्षेत्र में हमको वो बर्तन मिले थे। यहाँ तक कि हमको वो बर्तन मेसोपोटामिया में भी मिलते हैं। तो वो दर्शाता है कि लंबी दूरी का व्यापार हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ये व्यापार होना समाप्त हो जाता है। ये व्याख्या समुद्री शैल आभूषणों की अनुपस्थिति। पहले आपको पता है यहाँ पर सीपी और मोतियों का, सीपियों का प्रयोग होता था, लेकिन अब यहाँ पर समुद्री शैल का उपयोग बंद हो गया। कठोर पत्थर की मालाओं की छिद्रित करने के लिए जो पत्थर उपयोग किए जाते थे वो भी कम हो गए, इन स्तरों में से मिलते ही नहीं है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र से व्यापार जो दूरी का था वो कम हो रहा था और व्यापार शहरीकरण का एक जो है महत्वपूर्ण पहलू है। तो अब जब यहां पर से ये सब मिलना बंद हो गया तो इसका मतलब शहरीकरण, विनगरीकरण की ओर बढ़ रहा था। यहां से हमको चित्रित मिट्टी के बर्तनों की शैलियों में बदलाव देखने को मिलता है, वो मैंने बता दिया। और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कलश शवाधान। कलश शवाधान का समावेशन यहां पर हो जाता है। इसका मतलब समझो आप, इसका मतलब है कलश शवाधान क्या होता है? एक कलश के अंदर जो है ना आप गाड़ रहे हो, उसकी हड्डियां मिल रही है हमको, उसका बुरादा मिल रहा है। आप मुझे बताओ, यहां पर हमने जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ी है तो हड़प्पा सभ्यता में जो है लोग जमीन में गाड़ा करते थे, मुर्दों का शव क्या करते थे, जमीन में गाड़ा करते थे। लेकिन यहां से हमको पता चलता है कि इन लोगों ने अब शव दाह करना शुरू कर दिया, लोगों को जलाना शुरू कर दिया। और आप सभी जानते हैं कि हिंदू संस्कृति में, आर्य संस्कृति में जो है क्या मिलता है हमको? आर्य संस्कृति में लोगों को दाह संस्कार किया जाता है, जलाया जाता है। तो देश में, भारत में पहली बार शवदाह की प्रक्रिया कब्रिस्तान एच संस्कृति में देखी जाती है। क्यों? क्योंकि कलश में उन्होंने लोगों को गाड़ा है। इसका मतलब कलश में आप आदमी को तो गाड़ नहीं सकते, उसको जलाया होगा, जलने के बाद जो उसकी अस्थियां बची है उनको जमीन में गाड़ने का प्रयास इन्होंने किया है। हो सकता है नदियों में बहाया हो और वो जो है माउंट्स में जाकर दब गया हो। तो ये हम एक दर्शाता है, सिंधु सभ्यता और आर्य संस्कृति में एक संबंध को दर्शाता है कि जो शहरी सभ्यता थी वो धीरे धीरे, हो सकता है कि आर्य आए भी हो, लड़ाई भी हुई हो, सारा सब हुआ हो, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे जो है अपने नए जो सिद्धांत है उनको अपनाना शुरू कर दिया। तो कब्रिस्तान एच चरण जो है उसमें शवाधान की प्रक्रिया बदल जाती है, बर्तनों की प्रक्रियाएं बदल जाती है, दूरस्थ व्यापार समाप्त हो जाता है। तो यह दर्शाता है, पर जीवन अभी भी चल रहा है, जीवन चल रहा है, तो इसका मतलब कि विनगरीकरण की प्रक्रिया हो रही है। इन्होंने किले बना करके और वो जो रहने का तरीका था उसको छोड़ दिया। तो ये है कब्रिस्तान एच चरण के चित्र, जिसमें मोर बनाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी आपको सिंधु सभ्यता वाले जो है कोई उदाहरण इनमें देखने को नहीं मिलते कि सिंधु सभ्यता में जिस तरह के बर्तन थे वो नहीं मिलता है। दूसरा आपको झूकर सभ्यता मिलती है, जो मोहनजोदड़ो वाला क्षेत्र था वहां पर। झूकर चरण का तात्पर्य अंतिम हड़प्पा स्तरों में पाए जाने वाले उत्तर हड़प्पा काल की दक्षिणी क्षेत्र की, क्योंकि जो सिंध है उसके दक्षिणी क्षेत्र में ही मोहनजोदड़ो है, तो दक्षिणी क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपरा है। और ये कहां पर मिलती है हमको? झूकर, मोहनजोदड़ो, चानूदड़ो और आमरी, ये सारे के सारे क्षेत्र। आपकी जो नदी है ना, यहाँ पर मोहनजोदड़ो है, यहाँ पर आपका झूकर है, यहाँ पर आपका कोट दीजी हुआ करता था, यहाँ पर आपका चानूदड़ो है, ठीक है, और यहाँ पर आपका आमरी है। तो ये आमरी हो गया, ये मोहनजोदड़ो हो गया, याद करने पड़ेंगे, ऐसे याद नहीं होंगे। ये झूकर हो गया, ये कोट दीजी हो गया और ये चानूदड़ो हो गया, ठीक है। तो सिंधु नदी के निचले क्षेत्र में ये सारे के सारे क्षेत्र हैं और यहाँ पर शहरीकरण कम हो रहा था और उसकी बजाय ये नई सभ्यता हमको देखने को मिलती है। इन लोगों ने अपने बर्तनों को जो आधार है वो लाल और क्रीम रंग का रखा और उस पर काले रंग के डिजाइन और विशिष्ट ज्यामितीय स्टाम्प लगाना शुरू किया। मतलब मोहर से सीधा वो ठप्पे लगा देते थे, ठीक है।
कुछ सामग्री हड़प्पा चरण के साथ निरंतरता दिखा देती है, मतलब उसकी जो कुछ सामग्री जैसे मोहर, तो मोहर सिंधु सभ्यता में उपयोग की थी, तो ये भी मोहर का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें इनकी खत्म हो गई, जैसे चर्ट के बांट, तो नापने के लिए तोलने के लिए जो बांट प्रयोग करते थे चर्ट के सिंधु सभ्यता में, वो खत्म हो जाते हैं। और सिंधु सभ्यता का लेखन भी अब यहाँ पर खत्म हो जाता है। अच्छा, एक और चीज हमको देखने को मिलती है कि झूकर जो है, इसके जैसे बर्तन हमको गिलुंड गिलुंड जो है वहां पर मिलते हैं, और इसके साथ साथ गोल सील की मोहर भी मिलती है। गोल सील की मोहर, गोल डिजाइन की जो मोहर होती थी ना इस तरह की, जिसको गोल रोल किया जाता था, रोल करके उकेर दिया जाता था, ठीक है, तो गोल सील की मोहरें भी हमको मिलती है। मतलब हो सकता है कि इन दोनों के बीच में क्षेत्रीय विनिमय विद्यमान था, तो ये गिलुंड तक जो है इनका क्षेत्रीय व्यापार जरूर रहा होगा। तो इसका मतलब डिक्लाइन हो रहा है, आप बहुत दूर दूर तक व्यापार नहीं कर रहे हो, तो लंबी दूरी का व्यापार जो है वो कम हो रहा है। जूकर मिट्टी के बर्तनों की कमी हमको देखने को मिलती है आने वाले समय में। ऐसा भी कह सकते हैं कि जूकर स्थलों को अंत में 1700 ईसा पूर्व के आसपास छोड़ दिया गया, और 500 ईसा पूर्व तक यहां पर दोबारा से कोई आबादी नहीं बसी। तो वर्धित शुष्कता वाला या जो पारिस्थितिकी असंतुलन वाली बात है उसको मानते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि 200 साल तक फिर भी ये चलती रही। और फिर हम आगे जब पढ़ेंगे कि रंगपुर में या गुजरात में ना बस्तियों की संख्या में वृद्धि होती है, तो जूकर के लोग गुजरात के बिल्कुल पास हैं, तो हम ये भी मान सकते हैं कि बाद में ये जूकर सभ्यता के जो लोग हैं इन्होंने अपने क्षेत्र को छोड़ दिया और ये गुजरात की ओर प्रस्थान कर गए, और वहां जाकर के इन्होंने रहना शुरू कर दिया। तो 500 ईसा पूर्व तक तो है, आपको दोबारा से यहाँ पर नगरीकरण देखने को नहीं मिलता है। 500 ईसा पूर्व के बाद में हमको जो है दोबारा से यहाँ पर आबाद देखने को मिलता है, कुछ लोग वापस से यहाँ बसना शुरू हो गए थे सिंध क्षेत्र के रूप में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पीराक चरण की। पीराक चरण जो है ये बलूचिस्तान का एक और संस्कृति है जिसको हम उत्तर हड़प्पा संस्कृति बोलते हैं। उत्तर हड़प्पा मतलब लेट हड़प्पा, हड़प्पा के बाद काल, अंतिम काल, उत्तर हड़प्पा संस्कृति बोलते हैं। काछी मैदान में है। काछी मैदान ये वही है जहां पर आपके मेहरगढ़ पाया जाता है, जहां सबसे पहले भारतीय महाद्वीप में, उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो काछी मैदान पर पीरक के स्थल पर हम देख सकते हैं, जिसे 1700 से 700 ईसा पूर्व का माना जा सकता है, या फिर 2000 से 1300 ईसा पूर्व, ये अलग अलग जो है विद्वानों ने बताया है। तो हम कोई भी एक मान सकते हैं, तो हम 1700 वाले को मान लेते हैं कि 1700 से 700 तक ये माना जाता है। और यहां पर भी स्थानीय शैली को इन्होंने अपनाया था, जैसे जूकर में और बाकी जगह पर हमको देखने को मिलता है। तो पहली बात, पीराक चरण आपका बलूचिस्तान में स्थित है, ठीक है, और ये भी जो है हड़प्पा संस्कृति से थोड़ा अलग है। इंडिजीनियस अपनी खुद की कुछ टेक्निक्स इन्होंने डेवलप की थी। तो ये पीराक चरण एक और हमको मिलता है। इसके बाद चौथा चरण आता है गांधार कब्र संस्कृति या गांधार ग्रेव कल्चर। ये आर्यों के बारे में थोड़ा बहुत हमको जो है ना जुड़ाव महसूस करवाता है कि आर्य जो है उनकी उपस्थिति हो चुकी थी। कैसे, देखो, उत्तरी सिंधु घाटी में, मैंने आपको बताया जो सिंधु नदी है ये भारत से बहती हुई जब घूमती है और उसके बाद नीचे जाती है, तो यहां पर एक स्वात घाटी आती है इसके, ठीक है। स्वात नदी जो है वहां बहती है, स्वात, तो स्वात, दीर और चित्राल, ये तीन नदियों की पृथक घाटियां। चित्राल जो है वो आपके हिमालय पर्वत का अंतिम छोर माना जाता है। चित्राल क्या है, हिमालय पर्वत का अंतिम छोर है। उसके बाद हिंदुकुश पर्वत शुरू होता है। मैंने शुरुआती कक्षाओं में इस बारे में बात की थी, ठीक है। तो स्वात, दीर और चित्राल की घाटियों में गांधार कब्र संस्कृति लगभग 1700 से 200 ईसा पूर्व तक रही है, क्योंकि वहां से ऐसे बहुत से कब्रिस्तान मिले हैं, और उन कब्रिस्तानों में जो चीजें दफन है उनसे हमको इनके बारे में पता चलता है। देखो, यहां पर कई लोगों को, कुछ लोगों को तो सामान्य छोटे छोटे बर्तनों के साथ बसाया जो है दफनाया गया, लेकिन कई व्यक्तियों को बड़ी मात्रा में बर्तन और विशिष्ट वस्तुओं के साथ दफन किया गया है। तो इससे पता चलता है कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोग उच्च स्तरीय लोग थे। उच्च स्तर के लोगों के बारे में हमको यहां से पता चलता है। ये ग्रे कलर के बर्तन सिंधु या गंगा क्षेत्र के बर्तनों से अलग थे। तो इनके जो बर्तन मिले हैं वो सिंधु में जो ओकर कलर्ड पोटरी हमको मिलती है, गेरू चित्रित मृदभांड जो हमको मिलते हैं, उनसे अलग थे, ठीक है। स्वात में एक कैटलई नामक जगह है, ठीक है, और वहां पर व्यक्ति के साथ घोड़े को भी दफन किया गया, और हम मानते हैं कि आर्य जो है वो घोड़ों का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो घोड़े को दफन किया गया है, इससे ये पता चलता है, कई बार हम ये भी करते हैं इसलिए कि मध्य एशिया से ये जरूर आए होंगे, तो ऐसा माना जाता है। तो व्यक्ति के साथ घोड़े को दफन किया गया है, जो उच्च स्थिति वाले व्यक्तियों और उनकी मृत्यु से जुड़े विशिष्ट अनुष्ठान को दर्शाता है। और आर्यों में तो अनुष्ठान दुनिया भर के थे, हमको वेदों में बहुत से ऐसे अनुष्ठान मिलते हैं। तो यहाँ पर
घोड़ों का प्रयोग और उनको दफनाने की कला, तो विशेष अनुष्ठानों का प्रयोग भी हमको मिलता है। तो ये गांधार कब्र संस्कृति एक और प्रमाण है जो दर्शाती है कि बदलाव हो रहे थे और अब जो है सिंधु सभ्यता की जो नगरीय संस्कृति थी वो खत्म हो चुकी थी। घोड़ा दफनाने और कुछ कलात्मक शैलियों के आधार पर कुछ विद्वानों ने गांधार कब्र संस्कृति को इंडो आर्यन या वैदिक संस्कृति के साथ जोड़ने का भी प्रयास किया है। तो गांधार कब्र संस्कृति और हमारी सिमेट्री एच, इन दोनों संस्कृतियों से हमको थोड़ा बहुत आइडिया लगता है कि हो सकता है इनका संबंध आने वाले समय में जो आर्य संस्कृति विकसित होती है उससे रहा हो। चलिए अब बात करते हैं अंतिम संस्कृति को, जिसको बोलते हैं कच्छ एवं सौराष्ट्र संस्कृति। कच्छ एवं सौराष्ट्र संस्कृति ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय ये विकसित हो रही थी, यहां पर बहुत ज्यादा नए क्षेत्र विकसित हो चुके थे। कच्छ और सौराष्ट्र में नगर चरण का अंत रंगपुर और सोमनाथ जैसे स्थानों से हमको दिखता है। वहां पर इन्होंने चमकीले लाल भांडों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने भी जो है हड़प्पा के भांड छोड़ दिए और नए भांड का प्रयोग करना शुरू कर दिया। भांड मतलब बर्तन। इस काल में आयातित औजार जिनका प्रयोग ये मन के बनाने और बाकी चीजों के लिए करते थे। सिंधु काल के बांट और लिपि का प्रयोग बंद हो गया क्योंकि कोई मोहर हमको नहीं मिलती, कोई बांट हमको नहीं मिलती। हड़प्पा के विकसित चरण में, ठीक है, हड़प्पा के विकसित चरण में गुजरात में 13 बस्तियां थी। ठीक है, कितनी? 13 बस्तियां थी। लेकिन उत्तर हड़प्पा चरण में इनकी संख्या 200 हो जाती है। मतलब जैसा मैंने आपको बताया था, झुकर क्षेत्र से लोगों का पलायन हुआ होगा और उस पलायन की वजह से यहां पर जो है बस्तियों की संख्या बढ़ रही है। इसमें माना जा सकता है कि इस नई बस्ती में रहने वाले लोग अन्य क्षेत्रों से आए थे। तो ये हम मान सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई हमारी हड़प्पा संस्कृति जो है उसके नष्ट होने, उसके विनगरीकरण के बारे में। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से जो पुरातात्विक अवशेष हमको मिले हैं बाद में उत्तर हड़प्पा काल के, उनसे हम राजनीतिक बातें तो नहीं बता सकते कि किसी का आक्रमण हुआ नहीं हुआ, लेकिन हम ये दर्शा सकते हैं कि धीरे धीरे जो नगरीय विशेषताएं थी वो कम हो रही थी, अर्थात हड़प्पा सभ्यता का विनगरीकरण हो रहा था। और नगरीकरण सभ्यता से बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जुड़ा हुआ था हड़प्पा से। हम इसीलिए अलग से उसको पढ़ते हैं क्योंकि वो एक शहरी सभ्यता थी। उसमें व्यापार, उसमें मानकीकरण, केंद्रीय प्रशासन, ऐसी बहुत सी चीजें हमको देखने को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की कोई अवशेष ही नहीं बचते। फिर भी हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष बचे रहते हैं। ठीक है, आज भी हमारे जीवन में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष, मतलब हड़प्पा भले ही नष्ट हो गया हो, हड़प्पा की सभ्यता नष्ट हो गई हो, लेकिन उस सभ्यता ने हमको बहुत कुछ दिया है। क्या दिया है वो देख लेते हैं। पशुपति शिव और मातृ देवी की उपासना जो वैदिक आर्यों ने शुरू की, तो मान सकते हैं कि जो पुजारी रहे होंगे वैदिक जो हड़प्पा सभ्यता के, उन्होंने कहीं ना कहीं वैदिक आर्यों के साथ घुल मिल गए होंगे और उन्होंने उनको पशुपति शिव की पूजा और मातृ देवी की उपासना और लिंग पूजा के बारे में जानकारी दी होगी। ठीक है, इसी तरह पवित्र नदी, वृक्ष और पशुओं की उपासना भारत में बाद के काल में भी जारी रही। ठीक है, बाद में भी जो है आप सभी जानते हैं, आज भी हम नदियों की, वृक्षों की, पशुओं की पूजा करते हैं। वृक्षों और पशुओं की पूजा के बारे में हमको जानकारी पहले ही हड़प्पा सभ्यता में मिलती है। तो हड़प्पा भले ही खत्म हो गया हो लेकिन उसकी परंपराएं जीवित रही। इसी तरह से आपको पता है कालीबंगा और लोथल में अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले थे और आज भी अग्नि पूजा होती है। कई जगह पर हम घरों में आज भी दिए जलाते हैं। वहां से जो छोटी छोटी मूर्तियां मिली थी उन पर कालिक मिलती है। तो जो दिया जलाने की पद्धति और बाकी चीजें हैं ये बाद में भी प्रचलित रही होगी। सिंधु सभ्यता के मकानों के नक्शे, जलापूर्ति की व्यवस्था और स्नान पर ध्यान जैसे घरेलू जीवन के अनेक चीजें आज भी जारी रही, बाद में भी जारी थे। ठीक है, तो आज भी नहाना धोना, स्नान करना, ये सारी चीजें बाद में भी चलती रही। इसी तरह से भारत की जो पारंपरिक तौल और मुद्रा की प्रणाली 16 के अनुपात में है वो आज भी है कि नहीं है? 16 आना और ये सब हम बात करते हैं ना, तो वो 16 वाला जो अनुपात था 16, 32, 64, ठीक है, ये आज भी जारी है। आधुनिक भारत में इस्तेमाल की जाने वाली बैलगाड़ी और नाव जैसी चीजें हड़प्पा सभ्यता से ही हमको मिली है। तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बहुत से अवशेष आज के समय में भी उपयोग होते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, जो हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, दरअसल वो बात पूर्ण सत्य नहीं है। यहाँ पर पतन न होकर के हड़प्पा सभ्यता की विनगरीकरण की अवधारणा को काफी जोर आजकल विद्वान देते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ऐसे ही और भी रोचक चीजें हमारे कोर्स में आपको मिलेगी। तो अगर आप एक उत्साही छात्र हैं जो इतिहास विषय को सही तरीके से समझने, उसके बारीक पहलुओं पर नजर डालने का प्रयास करना चाहते हैं, तो हमारे हिस्ट्री के कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर डिटेल में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं।
चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।